हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो हमारा एचपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर को, उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि अच्छे से हम करेंगे और आपको पता ही चल जाएगा कि एग्ज़ाम मतलब कैसा था। इजी पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, और जो बच्चे करके आए हैं अच्छे से तो वो आप मैच भी कर लीजिएगा। कोई कहीं स्टेप कोई मिसिंग तो नहीं है ना। मैंने प्रॉपर एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है जैसे हमारा एग्ज़ाम में हमको लिख के आना था, ठीक है। बाकी आप लोग नंबरिंग के हिसाब से, जैसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इस हिसाब से आप करके ही आए होगे, आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट के क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। तो देखिए क्या करना है हमें। हमारे पास क्या गिवन है, ये हेयर इट इज़ अ गिवन दिस डेटरमिनेंट, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट वी नीड टू हेल्प द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया C2 पे और C3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया। C2 माइनस C1 किया और C3 पे C3 माइनस C2 किया। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इन 2 को ज़ीरो कर लिया, यानी कि R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद ये 2 रो हमारे पास ये जीरो हो गई। ये एलिमेंट फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जीरो हो गए R2 और R3 के। अब यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, 1 की हेल्प से डेटरमिनेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y प्लस एक्स। यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा z प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से डेटरमिनेंट सोल्व कर देंगे तो ये जाएगा z प्लस एक्स माइनस में y माइनस एक्स से x कैंसिल, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यू। ये भी डेटरमिनेंट हमें सोल्व करना है, के की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सोल्व करके मतलब हमें इस जैसा यहाँ पे बनाना है, तो फिर कंपैरिजन करके हम के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, C2 में C3 को ऐड कर दिया तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया, C3 में से C2 को घटा दिया। C3 में से इसको घटाएंगे तो ये कोस एक्स कोस वाई कोस जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। अब हमें एक रिजल्ट पता है, जो डेटरमिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट, वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डेटरमिनेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लगाएंगे। तो इसका मतलब मैंने इस मैट्रिक्स का क्या किया है, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास आ जाए 2 1 1, मतलब ट्रांसपोज यही होगा ना, 1 1 1 कोस एक्स कोस वाई कोस जेड। C1 ये है हमारे पास C1, ये C2, ये C3। तो इसका ट्रांसपोज करना है, C1 बन जाएगी R1, C2 बन जाएगी R2 और C3 बन जाएगी R3। बनने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने यहाँ से क्या करा है, रो 1 और रो 2 R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। जब मैं R2 को इंटरचेंज करूँगी R3 के साथ तो एक नेगेटिव साइन आएगा। फिर मैंने R3 को चेंज कर दिया, ऊपर मतलब ले आई, तो 2 नेगेटिव साइन हो गए। चेंज करने के बाद पॉजिटिव हो गया, तो के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ये इंटरचेंज मैंने ये किया है कि इस साइड राइट साइड वाली को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया और इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। तो ये 2 बार चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। दोनों क्या होंगे, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं, तो के की वैल्यू कंपेयर करके हमारे पास आ गई 2, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, हूबहू बिल्कुल सेम डिटो यही क्वेश्चन पूछा है। वहाँ पे पता है क्या फ़र्क था, अगर आपने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखी होगी या मेरा जो लीनियर अलजेब्रा का जिन्होंने लिया था ना 45 वाला मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो ये वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे था ABCD की जगह था X Y Z और T, और इधर था हमारे पास X माइनस वाई प्लस Z प्लस में T, मतलब इस टाइप से हमारे पास गिवन था। ABCD की जगह X Y Z T, सेम ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बिल्कुल सेम, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। हमें क्या करना है, इसकी बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करा, स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से है, R4 से R4 है। तो यहाँ से हमने ले लिए स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, चारों स्टैंडर्ड बेसिस हम इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स देखो कैसे बनेगी, 1 -1 1 1, ये बन जाएगा C1, ये बन जाएगी C2, ये बन जाएगी C3, ठीक है, बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे
ऑपरेशन लगा के तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद हमने हमारी जो 2 रो है वो 0 बन गई, R3 और R4 हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, 1 1 1 0 1 2। तो ये हमारे पास 2 बेसिस बन गए, ठीक है, इमेज ऑफ 4 इमेज ऑफ टी। तो अब यहाँ से डायमेंशन कितनी होगी, जो बेसिस होते हैं, बेसिस की जो डायमेंशन होती है वही हमारे पास इमेजेस की डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ इमेज टी यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे। डायमेंशन ऑफ रैंक टी प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास कितना है, R4। तो कर्नल टी की निकालनी है, डायमेंशन ऑफ इमेज टी हमारे पास 2 है, इसकी हमारे पास है 4, तो 4 - 2 यानी कि कितना आ गया हमारे पास है, 2 आ गया। इसको हम सिंपली अगर लंबा बनाना चाहे तो लंबा भी बना के डायमेंशन ऑफ कर्नल टी यहाँ से निकाल सकते हैं एज अ डेफिनेशन यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, T(r³ to r² बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन भी हमने किया है, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू बेसिस हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस S1 एंड S2 की सहायता से। तो देखिए T(x, y, z) हमारे पास ये है। नाउ फाइंड इमेज ऑफ S1 की इमेजेस हमने फाइंड आउट करी, ये सारे तीनों जो एलिमेंट है इसमें पुट कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमने 3 और 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया A और B, लिख दिया A × 1 2 प्लस B × 1 1। लिखने के बाद यहाँ से हमने A और B की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई हमारे पास। सेम जो हमारे पास दूसरा आया था 4 0 इमेज जो आई थी 4 0, उसको लिख दिया C और D इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तीसरा हमारे पास 3 और -1 E और F हमारे पास वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई। तो जो हमारे पास A B C D E F की जो वैल्यू बनेंगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो वी राइट द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस A B C D E और F, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है, बन गई। दोनों का हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम करवाया है, लीनियर अलजेब्रा का जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 था ना, मॉक टेस्ट 2, उसमें जो 10th क्वेश्चन है वो सेम यही है। बस यहाँ पे लैम्डा की जगह वहाँ पे ए और ये बी गिवन है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ डिटो यही क्वेश्चन है। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की होगी तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रिपीट है, ठीक है ना। तो देखो क्या कहता है ये हमारे पास, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू इज़ द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड दिस। 3 इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या बताना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन इज इन मैट्रिक्स फॉर्म, ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ से हमने ऑपरेशन लगाया R2 और R3 पे, R2 और R3 पे हमने दोनों 0 बना लिए यहाँ से। फिर दोबारा फिर अगर सोल्व होता है तो उसको सोल्व कर दो, तो यहाँ से फिर मैंने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि जो रैंक ऑफ ए है वो मैंने ले लिया यहाँ से 2, और जो रैंक ऑफ ए इज कंप्लीट मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो ले लिया 3, क्योंकि रैंक दोनों का नॉट इक्वल टू होना चाहिए नो सॉल्यूशन में, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास लैम्डा माइनस ये रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है ना ए मैट्रिक्स, तो यहाँ से लैम्डा -3 को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, और ये 3 कब आएगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन। उसके बाद ये यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू R और इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से देखिए जब रैंक ऑफ ए हमारे पास 3 कब होगा, जब हमारे पास लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 हो, जब भी तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आएगा। और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी कंप्लीट का रैंक, अगर मैं इसको 0 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो भी इस मैट्रिक्स का पूरे का रैंक कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ से ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास हो गए। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, 10 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो म्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, और म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन एक्चुअल जो मैट्रिक्स का रैंक होता है, एक्चुअल जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उससे छोटा होता है। तो हमने मान लिया कितना 2 कब होगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10, बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में भी करवाया है, टेस्ट में भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये भी आपका ठीक होना चाहिए। तो इज द मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है डायगोनलाइजेबल, एंड इफ इज डायगोनलाइजेबल देन फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड ए डायगोनल मैट्रिक्स डी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। अगर ये मैट्रिक्स इफ इज द, हमें पहले बात तो ये बताना है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो हमें इसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करनी है, और एंड ए
डायगोनल मैट्रिक्स डी सच दैट, जो इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको हमने वेरीफाई करना है। अगर ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो पी इनवर्स ए पी जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होगी, जो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी ना, जो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यूज़ होगी, उन आइगन वैल्यूज़ से जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे कोई भी आइगन वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड, तो बाकी ऊपर नीचे एंट्री जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। मतलब इसको सोल्व करके हमारे पास आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो मैट्रिक्स बनेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए हमारे पास ये है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड आइगन वैल्यूज। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, डिटरमिनेंट सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो गया, तो 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगाने के बाद हमारे पास सोल्व हो जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 यहाँ से मिल जाएगी। तो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1, 1 और 2। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1, 1 और 2, बाकी एंट्रीज 0। तो ये हमें वेरीफाई करना है क्या ऐसी ही मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनेगी। अगर ऐसी बनेगी तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। नाउ फाइंड द आइगन वेक्टर। अब इसके कोरस्पोंडिंग सबसे पहले हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो से तीनों इक्वेशन से सेम एक्स की वैल्यू ही निकलेगी। तो हमने मान लिया जेड को कोई आर्बिट्रेरी नंबर और वाई को भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पे मान लिया, बी आर्बिट्रेरी नंबर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। यहाँ से मैंने इनको अलग अलग कर लिया, K1 को एक साथ रखा और K2 को एक साथ रखा, प्लस कर दिया, यहाँ से K1 कॉमन, यहाँ से K2 कॉमन। तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 2 आइगन वेक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 2 बार थी ना, 1 और 1, तो यहाँ से 2 आ गए हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। अब मैट्रिक्स पी बनेगी। मैट्रिक्स पी कौन सी होती है, जो डायगोनल आइगन वेक्टर से मिलके बनती है, वो होती है मैग। तो फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर ये था, ए लैम्डा इज इक्वल टू 1 का एक आइगन वेक्टर ये था, और ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो तीनों आइगन वेक्टर दी, ये हो गया पी। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड पी इनवर्स। पी इनवर्स फाइंड आउट करना है, सबको पता है, डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो आया। तो पी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ पी। पी एडजॉइंट पी हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई, तो पी इनवर्स हमारा ये हो गया। तो पी इनवर्स ए पी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, पी इनवर्स ए और पी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि इक्वल टू क्या आ गया, डी। और यही हमारे पास आइगन वैल्यूज थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो दिस इज द डायगोनल एंट्रीज आर आइगन वैल्यूज, हैंस वेरीफाइड, और दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनलाइजेबल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। Z1 Z2 Z3 भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड Z1 मोड Z2 ये तीनों मतलब हमारे पास 1 के इक्वल है, और हमें इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब ये तीनों इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हमें पता है मोड Z1 इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने स्केयरिंग कर दिया बोथ साइड। स्केयरिंग करने के बाद Z1 का मोड कितना होता है, Z बार होता है ना, तो Z1 Z बार, तो Z1 बार की वैल्यू निकल गई, Z2 बार की वैल्यू निकल गई, Z3 बार की वैल्यू निकल गई। अब ये हमारे पास 1 है, तो इसकी वैल्यूज हमने रख दी, हो गया Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार इज इक्वल टू 1। कंप्लीट का मैंने बार लगाया, यूजिंग दिस रिजल्ट यूज़ किया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बनी। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो ए पी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस जितना भी आज हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो पार्ट 1 का जो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आपको PDF जो मिल जाएगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूट्स, जो रूट है इस इक्वेशन के AP में है। तो इफ़ द रूट्स आर इन AP लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स। अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पे रूट्स मान लिए, और जो ये रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा वो कैसे हैं, AP में। तो AP में के लिए मैंने ये रूट ले लिए, A-D A और A+D। तो यहाँ से A-D को मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया अल्फ़ा, A को मैंने मान लिया बीटा, और A+D को मैंने मान लिया गामा। तो ऐसे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -d/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू a-d, बीटा की a और गामा की a+d। तो हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गई d की वैल्यू। अब d की वैल्यू आ गई। अब केस बनाएंगे जब a की वैल्यू 1/2 है, d की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जब हमारे पास a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू -1, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा ये आ गया। तो नाउ अब हमारे पास होता है ये रिजल्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल होता है c/a के। c/a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -k/8। सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा गामा सब की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और k की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद है 7th का बी पार्ट, इसमें भी रूट्स का है। अब इसमें रूट बोल रखे हैं जीपी में, तो हमें रिलेशन बताना है p/q/r में। ये तो सिंपल है, अगर जीपी में रूट्स है तो a/r, a और ar इसके रूट्स हमने ले लिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने हमारे पास होती है -r। इस इक्वेशन से जब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया -r। ठीक है, तो यहाँ से हो गया a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन कंडीशन में आप पुट कर दो, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आर यहाँ पे खत्म हो जाएगा 0 में, तो p/q/r माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्यू। तो p/q/r में हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि पेपर आसान था। अगर किसी ने मतलब अच्छे से पढ़ाई की थी ना तो ज़्यादा टफ था ही नहीं। क्वेश्चन लेवल बहुत ही अच्छा था, मतलब ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा इजी था। ठीक है ना, बीच का लेवल था। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए थे, वो तो मतलब लगभग उसी जैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। 2-3 तो मैंने बोला है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ डिट्टो जो मैंने आपको करवाए थे ना, डिट्टो वही सेम है। ठीक है ना, तो 30 नंबर का तो आपका पेपर बिल्कुल करेक्ट होना ही होना चाहिए, एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। बाकी जो मैंने करवाए थे उसमें बस स्टेटमेंट चेंज करके आप लोगों को दिए हुए हैं, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है। मतलब अच्छा है पेपर, बहुत अच्छा बना रखा है, इजी। देखिए, कंसीडर ए रिलेशन आर इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर आर गिवन बाय एक्स रिलेटेड टू वाई। हमारे पास ये रिलेशन है, हमें इसको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, प्रूव और डिसप्रूव बोला है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है हेयर एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव बताना है। रिफ्लेक्सिव खुद का खुद के साथ रिलेशन एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए मैंने ले लिया एग्जाम्पल √3 रिलेटेड टू 1, तो यहाँ से पुट करेंगे ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास वाई की वैल्यू, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 1 रिलेटेड टू 3। अगर ए बी से रिलेटेड है तो दिस इंप्लाइज क्या करता है बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो b रिलेटेड टू a, यानी कि अब x की जगह है हमारे पास 1 और y की जगह √3, ये कैंसिल आउट तो 1 आ गया। दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये सिमेट्रिक यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए अगर √3 रिलेटेड है 1 से, तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल तो 1 रिलेटेड टू 2√3 है। अब यहाँ से देखिए ये लगाया x माइनस वाई प्लस √3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस √3 आ गया, तो दिस इज इरेशनल नंबर। अब हमारे पास क्या कहता है ट्रांजिटिव, अगर a b से रिलेटेड है b c से रिलेटेड है, तो दिस इंप्लाइज a किससे रिलेटेड होना चाहिए c से। अब a यहाँ पे √3 है, c यहाँ पे 2√3 है, तो देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा वही ये हो जाएगा √3 रिलेटेड टू 2√3, तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस √3, तो यहाँ से √3 2√3 माइनस 2√3 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो दिस इज ए रैशनल नंबर। तो दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये तो रैशनल आ गया, बाकी दो इरेशनल है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। सो द रिलेशन आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जो गिवन रिलेशन है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 12th क्लास का क्वेश्चन था ये हमारे पास। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट, टोटल हमारे पास थे कितने 18 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन आज इस पार्ट में करेंगे, फिर 9 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एस्टेट पीजीटी की तैयारी और DSSS पीजीटी की तैयारी। ठीक है, DSSS जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो तो हमारा होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब जनवरी तक ही पॉसिबल है, जनवरी फरवरी में ही होगा, इस साल नहीं होगा। उसके बाद रह गया हमारे पास एचटेट। जिन
बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे ही हमने HPSC की ज़ोरों शोरों से तैयारी की थी और हमारी तैयारी कामयाब भी रही है। जो बच्चे मेरे से जुड़े थे उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की थी और हमारी कितनी मेहनत रंग लाई है। मतलब सारा ही तो पेपर हमने जो पढ़ा था बहुत अच्छे से, अगर जिस बच्चे ने पढ़ा था तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसके यहाँ पे अटैम्प्ट हो गए। 15 तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे थे कि हाँ हमें आते हैं, ठीक है ना। तो एस्टेट PGT की तैयारी अब हम करेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस के हिसाब से ही, सिर्फ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन निकालेंगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी उतने ही ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से सोल्व मतलब मिलेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, बाय लेबनीज रूल फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y। इसका लेबनीज रूल से हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। y1 हमने निकाल लिया, x की पावर n-1 एज इट इज़ log x का 1/x प्लस फिर इसका n-1 एज इट इज़ x की पावर n-2 इंटू में log x। तो यहाँ से x एलसीएम ले लिया, x एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करा, अलाउ कर दिया डिफरेंशियल अबव एक्सपेंशन n-1 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम से हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर yn प्लस n-1 yn-1, यहाँ से हो जाएगा n-1 yn-1 प्लस n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा यहाँ से, मतलब हमारे पास nth डेरिवेटिव जो हमारा ये आ गया। क्यों कैसे आया, nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x yn इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x, क्योंकि हमने लगाया है लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट पावर n है और हमें उसका nth डेरिवेटिव करना है, दो हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, उसका nth डेरिवेटिव करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है समीशन r0 to n NCR f की पावर n-r हो जाएगी और g की पावर rx हो जाएगी। सेम यही रिजल्ट हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे है। ओके, तो ये हमारा हो गया yn इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन में x, ठीक है। तो हमारे हो गए 9 क्वेश्चन, हाफ पार्ट हमने आज कर लिया, हाफ हम कल पूरा कर लेंगे। पूरे हमारे हो जाएंगे कितने, 18 को, ठीक है, 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर HTET की आप लोगों को तैयारी करनी है, DT+B की तैयारी करनी है, और फिर हमारा जो अब SSC चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो सब के लिए कॉमन क्वेश्चन ही रहेंगे, कोई ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से सिलेबस होगा। बस DT+B का थोड़ा सा हमारा MSc लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का हमने पढ़ना है, बाकी 11th-12th का तो हमने तीनों में ही करना है। तो HTET की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमारा HTET होगा दिसंबर में, सबको पता है 7 और 8 दिसंबर को हमारा HTET का एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़ोरों शोरों से ऐसे ही HTET की तैयारी करना है। जैसे अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे ना, क्योंकि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो यकीन मानिए HTET भी आप लोगों का ऐसे ही जैसे HPSC का एग्ज़ाम गया ना बहुत ही अच्छा, तो HTET भी इस बार आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।